हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपनसेटिंग नेटवर्क्स एंड कंट्रोलर्स। अगर मैं बात करूं कंट्रोल सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी भी सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लास्ट क्लासेस में आपको बता चुका हूं ये सारी चीजें। अच्छा, अगर मैं उसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो मुझे कंट्रोल सिस्टम के स्पेसिफिकेशन में तीन चीजें जरूरी चाहिए। वो कौन सी तीन चीजें हैं? वो है, फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी, सेकेंड वन इज स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, मतलब किसी भी सिस्टम का रेस्पॉन्स आने की क्या स्पीड है, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, एंड द लास्ट वन इज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरीके से स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से मुझे पता चलता है कि सिस्टम मेरा स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अगर मैं बात करूं किसी भी कंट्रोल सिस्टम की प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की, तो वहां पर तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक्यूरेसी, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स एंड दी स्टेबिलिटी। इन तीनों चीजों को अगर मैं पाना चाहता हूं, इन तीनों चीजों को अगर मैं प्राप्त करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल डिवाइस लगानी पड़ेगी। और वो एक्सटर्नल डिवाइस जो होती है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी। तो उन डिवाइसेस को मैं क्या बोलता हूं, वो डिवाइसेस लगाने का जो प्रोसेस कहलाता है उसको मैं बोलता हूं कंपनसेटिंग। ठीक है। और जो डिवाइसेस ऐसे काम आती हैं जो कि कंट्रोल सिस्टम की स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, वो चीज जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपनसेटर्स कहलाते हैं, कंपनसेटर्स। तो अब मुझे ये समझ में आया, क्योंकि मैं दो चीजें पढ़ने वाला था, एक कंपनसेटर्स, एक कंट्रोलर्स। तो कंपनसेटर्स क्या है, एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो मुझे उस स्पेसिफिकेशन तक पहुंचाती है जो मुझे चाहिए। ठीक है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड ऑल। नेक्स्ट, सेकंड चीज है आपकी कंट्रोलर्स। अगर मैं बात करूं कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर क्या चीज होती है, कंट्रोलर एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो क्या करता है, आपका जो एक्चुएटिंग सिग्नल है, जो भी आपका एक्चुएटिंग सिग्नल है और जो आपका एरर सिग्नल है, इन दोनों को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद आपको क्या करता है, डिजायर आउटपुट निकाल के देता है, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो किसी भी प्लांट के साथ जब मैं कोई कंट्रोलर लगा देता हूं या कंट्रोलर का गेन लगा देता हूं, तो वो क्या काम आता है, उस प्लांट की स्पेसिफिकेशन को बढ़ा देता है। जो भी हमें चाहिए, स्पीड अच्छी चाहिए, स्पीड अच्छी करेगा, एरर्स कम चाहिए, एरर्स कम करेगा। तो एक ऑटोमेटिक डिवाइस जो ये सारे काम करती है, एक्चुएटिंग सिग्नल एंड एरर सिग्नल को कंपेयर करके आपको डिजायर आउटपुट प्रोवाइड कराती है, क्या कहलाते हैं, कंट्रोलर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कंट्रोलर्स कितने तरीके के होते हैं, तो मेरे पास यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स हैं। पहला है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है उसी से ही इसको संबंधित करते हैं हम, ये किसी चीज के प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब प्रोपोर्शनल में रहता है। ठीक है। सेकंड इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कंट्रोलर। थर्ड वन इज इंटीग्रेटिव या इंटीग्रेशनल, कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं ना, कंट्रोलर। देन प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन, पीडी, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, या फिर प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। देन पी के साथ आई, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। ठीक है, जिसमें पी के साथ में क्या लगा दूंगा, इंटीग्रेशन भी लगा दूंगा। एंड द लास्ट वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, पी, प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव, इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। तो ये सारे कंट्रोलर के टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। मैं आपको बता चुका हूं कंट्रोलर का क्या काम है। कंट्रोलर एक ऑटोमेटिक डिवाइस है जो स्पेसिफिकेशंस मुझे चाहिए, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी, इनको आपको ये सारी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कराता है। अगर आपके पास नॉर्मल सिस्टम में वो नहीं है, तो ये एक्सटर्नल डिवाइस होती है। जाहिर सी बात है, अगर एक्सटर्नल कोई कंपोनेंट लगाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमें अभी कॉस्टिंग की बात नहीं करनी, हमें अभी ये बात करनी है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट वाले कंट्रोलर के ऊपर, दैट इज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। द फर्स्ट वन इज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर वो कंट्रोलर होते हैं जहां पर जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है, एक्चुएटिंग सिग्नल जो होता है, जिसको मैं UC से डिनोट करता हूं, वो प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुएटिंग सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल, एरर सिग्नल, दैट इज ET।
ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, मैं अगर इसको बनाना चाहूं कि प्रोपोर्शनल कंट्रोल किस तरीके से बनता है, तो मुझे बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये इनपुट है, इनपुट में मैं हमेशा आरएस देता हूं। एक मैं बनाऊंगा समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट में यहां रहेगा पॉजिटिव, यहां से एक फीडबैक आ रहा है जो कि नेगेटिव है, ठीक है। यहां से एक सिग्नल निकलेगा जिसको मैं एक्चुएटिंग सिग्नल बोलता हूं, और यहां पर मैं एक गेन लगा देने वाला हूं जिसका नाम है केपी, प्रोपोर्शनल गेन, ठीक है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का जो गेन रहेगा वो यहां पर है, ठीक है। यहां से कुछ निकलेगा एक सिग्नल जिसको मैं एरर सिग्नल नाम देता हूं, और उसके बाद यहां पर मेरे पास लग जाएगा प्लांट का गेन, जीपीएस, पी फॉर प्लांट, गेन, गेन ऑफ प्लांट, ठीक है, जो भी रहेगा यहां पर। उसके बाद ये निकलेगा आउटपुट, आउटपुट हमेशा होता है सीएस। यहां से मैं क्या करूंगा, फीडबैक निकालूंगा, और फीडबैक को मैं नेगेटिव फीडबैक ही रखूंगा इसमें पूरे सब में। फीडबैक को मैं डिनोट करता हूं एच एस के साथ। ये सिस्टम जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर है। अब यहां पर बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें अलग थी। तो ये है आपका एक्चुएटिंग सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल जो कि है UCS, टाइम डोमेन में T, अदरवाइज C। और ये है आपका एरर सिग्नल, एरर सिग्नल, जिसको मैं ES से डिनोट करता हूं, ठीक है। ये वाला जो एलिमेंट है ये है आपका फीडबैक एलिमेंट, ये आपका आउटपुट है CS, ये आपका प्लांट का गेन है, गेन ऑफ प्लांट, गेन ऑफ प्लांट। अब प्लांट कुछ भी हो सकता है, जो भी सिस्टम आप ले रहे हैं, या गेन ऑफ सिस्टम, गेन ऑफ प्लांट, कुछ भी है ना, फॉरवर्ड गेन। एंड दिस इज द इनपुट, RS इज द इनपुट, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये देखा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के अंदर, जैसा कि नाम बता रहा है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरर सिग्नल के। तो जो ये एक्चुएटिंग सिग्नल है, ये एरर सिग्नल के डायरेक्टली यहां पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब बात आती है, एक्चुएटिंग सिग्नल होता है आपका UC और एरर सिग्नल होता है आपका ES। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में UCT टाइम डोमेन में इज प्रोपोर्शनल टू दी ES। तो अगर ऐसा मुझे मिलेगा तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। आगे चलते हैं, इसी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है और किस तरीके से मुझे पता चलता है कि ये मुझे कहां यूज करना है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं वापस से आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूं। यहां पर हमारा इनपुट था, ये मेरा एक्चुएटिंग सिग्नल है, मेरा केपी जो कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गेन है, मतलब कांस्टेंट है एक तरीके से, ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। यहां पर जैसे केपी है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे के डी आएगा तो वो डेरिवेटिव कंट्रोलर कांस्टेंट हो जाएगा, पी आई आएगा तो वो इंटीग्रेटिव हो जाएगा, तीनों फिर इस तरीके से हम उसे चलाते रहेंगे। ये मेरा कोई भी प्लांट है। अच्छा, जब भी मैं यहां प्लांट की बात करूंगा तो मैं प्लांट में सेकंड ऑर्डर सिस्टम लेकर के ही चलूंगा। तो मैं यहां पर फटाक से एक सिस्टम बना देता हूं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो ये मेरा था RS, ये समिंग पॉइंट दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, ये है आपका प्लांट का गेन, सॉरी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो कि मैंने एडिशनल जो एलिमेंट लगाया वो एडिशनल एलिमेंट यही है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर लगाया प्लांट, प्लांट को मैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम ले रहा हूं। सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमें पता है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन होता है। और यहां पर जो निकला दैट इज आउटपुट, और आउटपुट से मैंने क्या करा, यहां पर फीडबैक लगाया। फीडबैक हमेशा मैं यूनिटी फीडबैक लेकर के चलूंगा, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक मींस जब आप आउटपुट निकालेंगे तो वो यूनिटी आएगा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर बहुत सारे तरीके बताए, ब्लॉक डायग्राम को रिडक्शन करके कर सकते हो, सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू कर सकते हो, आप जो रूल्स मैंने आपको बताए थे उनके थ्रू कर सकते हो, कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमें सॉल्व करना है, CS है, RS है, आपको आउटपुट अपॉन इनपुट निकालना है, क्योंकि किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है CS मतलब आउटपुट अपॉन RS। और वैसे जनरल ट्रांसफर फंक्शन की जनरल इक्वेशन जो होती है, मतलब डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल एट इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू 0। जहां पर इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 होनी चाहिए। तो इसके थ्रू हम चलते हैं आगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया मल्टीप्लाई, सपोज कीजिए केपी ओमेगा एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब यूनिटी फीडबैक है, तो फीडबैक लगाने के लिए 1 प्लस GSHS वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं वो लगाता हूं। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए मुझे पता है जब यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता है तो मैं लिखता हूं GS अपॉन 1 प्लस GSHS, 1 प्लस GSHS, जहां पर HS की वैल्यू क्या है, यहां पर 1, बिकॉज
HS इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे ये 1 हो जाएगा, ओमेगा एस मुझे पता है, ये है मेरा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन अपॉन 1 प्लस जीएस, अगेन सेम ओमेगा, ओके सॉरी, जीएस जो था आपका उसके साथ केपी भी मल्टीप्लाई था, ध्यान रखें। ये जो जीएस था उसमें ये दोनों का क्या था, मल्टीप्लीकेशन था, बिकॉज ये कैस्केड में थे तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पर भी सेम मल्टीप्लाई आएगा, अपॉन सेम आ जाएगा एस इंटू एस प्लस में ट्वाइस जीटा ओमेगा एन। ये है आपका ट्रांसफर फंक्शन। अब मुझे तो चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जो ट्रांसफर फंक्शन को आप सॉल्व करेंगे उसका डिनोमिनेटर पार्ट को आप जीरो करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन जब आप सॉल्व करते हैं तो ऊपर तो आ गया ये, ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर है, यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज यहां आ जाएगी +1 अपॉन में ये आ जाएगा, नीचे वाली चीजें आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। मुझे न्यूमरेटर से तो मतलब है ही नहीं, मुझे तो डिनोमिनेटर से मतलब है। तो डिनोमिनेटर में ये चीज यहां पर है प्लस ये, तो मैं बोल सकता हूं डिनोमिनेटर है एस प्लस इंटू एस प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर केपी, ओमेगा एन स्क्वायर केपी। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी को ये डायरेक्टली समझ नहीं आया तो आप बहुत आराम से इसको करके देखें, सॉल्व करें, यहां पर एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर पार्ट को काटें तो जो नीचे पार्ट बचेगा वो यही पार्ट बचने वाला है, ठीक है। तो मैं अब आगे चलता हूं, नेक्स्ट लाइन में इसको लिखता हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मेरे पास आई है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, जहां पर मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की बात कर रहा हूं, वो मेरे पास आई है एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर केपी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, एस को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन एस ओमेगा एन स्क्वायर केपी शुड बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता चुका हूं पहले भी, मैं वापस यहां पर चलो मैं मिटा दूंगा, यहां पर मैं बता देता हूं। अगर कोई भी सिस्टम आपको इस तरीके से दिया हुआ है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो अगर आपको वहां पे जीटा निकालना चाहें, ठीक है, डैम्पिंग रेशियो निकालना चाहें जीटा, तो उसका फॉर्मूला होता है b अपॉन 2 अंडर रूट c। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो b क्या है, जो s का कोफिशिएंट है, c क्या है, जो नॉर्मल कोफिशिएंट है, मतलब उसमें s की पावर 0 है, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि c जो है वो है s की पावर 0 का कोफिशिएंट, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर और भी चीजें चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आया यहां पर वापस से, ठीक है, तो चलिए रेड लेते हैं। तो यहां पर जब मुझे जीटा निकालना है तो जीटा इज इक्वल्स टू होता है b अपॉन 2 अंडर रूट c। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन b क्या है, b है जो s का कोफिशिएंट है, मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट c। व्हाट इज c, c इज दिस, मतलब अंडर रूट ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर kp। व्हाट इज kp, kp इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। ओमेगा एन स्क्वायर नेचुरल आपकी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी रहती है, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी आप इसे बोल सकते हैं। जीटा क्या है, जीटा डैम्पिंग रेशियो है। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जीटा, अच्छा आप दोनों जगह जीटा नहीं लेके चल सकते हैं, एक जीटा लेंगे तो एक को जीटा डैश कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये अंदर वाली चीज है, ठीक है। आप जीटा निकाल रहे हैं तो एक को मैंने जीटा मतलब डिनोशन अलग कर दिया, उसको मैंने जीटा डैश मान लिया। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा जीटा डैश ओमेगा एन ओवर, यहां से जब निकालेंगे इसको अंडर रूट से बाहर तो ये भी ओमेगा एन हो जाएगा और बचेगा अंडर रूट ऑफ केपी। ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट, तो मेरे पास फाइनली बचा जीटा इज इक्वल्स टू जीटा डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ केपी। तो मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मुझे जीटा की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो मुझे केपी की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा तो मेरी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वैसे वर्षा अगर मैं केपी की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ती है तो आपका आंसर क्या होता है, कम होता है। तो मतलब मैं क्या कर पा रहा हूं, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के गेन के द्वारा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है, 5, 10, 50,000, 10,000 कुछ वैल्यू है। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूं या घटाता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं जैसे जैसे मैं केपी की वैल्यू को वेरी करता हूं ऊपर या नीचे की तरफ, तो मेरा जीटा भी क्या होता है, वेरी होने लग जाता है। तो मैंने यही देखना था कि मुझे स्पेसिफिकेशंस को बढ़ाना था, एक्यूरेसी बढ़ानी थी,
ठीक है, स्पीड बढ़ानी थी और स्टेबिलिटी को परफॉर्म करना था कि स्टेबल हो जाए मेरा सिस्टम। तो बहुत सारी चीजों में जीटा काम आता ही आता है, आपको पता है, पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूं। तो यहां पर मैंने जीटा को कंट्रोल किया थ्रू केपी। केपी क्या है? प्रोपोर्शनल गेन है, आपका कांस्टेंट है, तो इसके थ्रू मैंने इसको क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। तो मैं बोल सकता हूं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के थ्रू मैं किसी भी सिस्टम का गेन को या किसी भी सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशंस है उसको क्या कर सकता हूं? कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक है, आगे अब पढ़ेंगे कि ये सिस्टम कहां यूज होता है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके लिए चलते हैं आगे समझने के लिए। सबसे पहली स्लाइड है यहां पर, इट इज यूज्ड वेयर, ये कहां पर यूज होता है। ठीक है, हम देखेंगे कहां पर ये चीजें यूज होती हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला, एरर सिग्नल इज वेरी वीक एंड देयर इज नीड ऑफ एम्पलीफिकेशन। ये जहां पर आपको लगता है कि एरर सिग्नल बहुत वीक है और आपको उसको एम्पलीफाई करने की जरूरत है। ठीक है, आप एरर सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कंपेयर करेगा तो कंपेयर से आपका डिजायर आउटपुट आपको मिलना चाहिए, तो हो सकता है वो एरर सिग्नल को बढ़ाने से ही मिले। तो हम इसको यूज करेंगे जहां पर एरर सिग्नल होगा आपका वीक और उसको नीड होगी एम्पलीफिकेशन की। सेकंड, लोड चेंजेस आर स्मॉल, जहां पर लोड चेंजेस क्या होंगे? कम से कम होंगे, तो ये सिस्टम वहां पर यूज होता है। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस, सिस्टम एक्यूरेसी इज इंक्रीज्ड, आपके सिस्टम की एक्यूरेसी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है, अगर आप क्या यूज करते हैं? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज करते हैं तो। फर्स्ट वन, स्टेडी स्टेट एरर इज मिनिमाइज्ड, जो आपका स्टेडी स्टेट एरर आता है सिस्टम के अंदर वो क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है। कैसे? स्टेडी स्टेट एरर जो होता है आपका ES, स्टेडी स्टेट एरर, उसका फॉर्मूला आपका होता है जीटा डिवाइडेड बाय 2 जीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा n। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मेरा फॉर्मूला आया था वहां पर था जीटा इज इक्वल्स टू जीटा डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ केपी। ठीक है, तो मैंने ऐसा आपको बताया कि अगर आप केपी को क्या करेंगे, मुझे एरर को कम करना है, जीटा को कम करना है, केपी को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं केपी को बढ़ाता हूं तो केपी को बढ़ाने से आपका जीटा की वैल्यू क्या हो जा रही थी? कम हो जा रही थी। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने जो यहां पर रिलेशन निकाला है जीटा और केपी के अंदर, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ केपी। जीटा डैश आपका इक्वेशन के अंदर वाला है और जीटा आप निकाल रहे हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में या कुछ आपको इंटरनेट वगैरह पे हो सकता है यहां पर डैश मिल जाए और यहां पर डैश ना मिले, तो आप उसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप समझना चाहिए आपको कि आउटपुट क्या है, जीटा या जीटा डैश, जो भी है वही आपका आउटपुट होना चाहिए यहां पे। ठीक है, तो जीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ केपी। तो अगर मैं केपी को बढ़ाता हूं तो मेरा जीटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर जीटा कम हो गया, अगर मेरा ये जीटा की वैल्यू कम हो जाती है तो मेरा ये एरर सिग्नल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई द ES एरर सिग्नल शुड बी आल्सो इक्वल्स टू डिक्रीज्ड। ठीक है, कम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। एज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे आपके सिस्टम का ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज ना करे। एज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजेज, तो हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं मेरा सिस्टम स्टेबल हो, तो उसके लिए एरर जो आपका ऑर्डर है वो बढ़ना नहीं चाहिए। सेकंड, नो इंप्रूवमेंट इन द ट्रांजिएंट रिस्पांस, ट्रांजिएंट रिस्पांस के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट के अंदर ही इंप्रूवमेंट प्रोवाइड कराता है। स्टेडी स्टेट एरर को कम करता है तो स्टेडी स्टेट इंप्रूव होता है, लेकिन ट्रांजिएंट इंप्रूव नहीं होता है। नॉट सुटेबल फॉर द रैपिड चेंजेस, ऐसी जगह ये नहीं लगा सकते जहां पर आपके लोड के अंदर रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो हम इस सिस्टम को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, हर सिस्टम की ड्रॉबैक होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं? अगले पे पहुंचते हैं। तो यहां पर हमने देखा प्रोपोर्शनल सिस्टम की क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव के ऊपर, देखते हैं ये क्या चीज होती है। द सेकंड कंट्रोलर इज प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। बहुत जगह प्लस वर्ड यूज नहीं करते हैं, जस्ट डैश यूज कर देते हैं। तो प्रोपोर्शनल डैश डेरिवेटिव कंट्रोलर, शॉर्ट में मैं इसको पीडी कंट्रोलर भी बोलता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं पीडी कंट्रोलर। ओके, अच्छा, अब प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव कंट्रोलर होता क्या है? एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी एक्सटर्नल डिवाइस जिसमें प्रोपोर्शनल के साथ साथ डेरिवेटिव कंटेंट या डेरिवेटिव एलिमेंट भी जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि वो सिस्टम मेरा क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव या पीडी कंट्रोलर या प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर कहलाएगा। कैसे? देखते हैं इक्वेशन के थ्रू। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एक्चुएटिंग सिग्नल है मेरा UCT, वो दो चीजों का मिक्सड अप होता है। एक तो होता है प्रोपोर्शनल का KP इंटू ET,
और प्लस के डी, डेरिवेटिव है तो डी डिवाइड बाय डी टी ऑफ ई टी। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, जो मेरा एक्चुएटिंग सिग्नल है वो Kp और Kd का क्या है, मिक्सचर है। जैसे ही मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाता हूं तो ये हो जाएगा UCS इज इक्वल्स टू KPES, या फिर ES को हम कॉमन, चलो एक बार मैं लिख देता हूं, ES प्लस KD, और ये जो डिफरेंशिएशन है इसका S और ये ES। ठीक है, अब मुझे क्या है, ये ES को मैं ले लेता हूं कॉमन, तो UCS डिवाइडेड बाय ES शुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा KP नॉट डिवाइड KP प्लस KD इंटू S। तो अगर मुझे कोई भी सिस्टम ऐसा दिखता है जहां पे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के साथ साथ डेरिवेटिव गेन भी है, अच्छा KD क्या है, डेरिवेटिव सिस्टम का गेन है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, डेरिवेटिव कांस्टेंट, और उसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है, S को मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, क्या गया उसको मैं लिख देता हूं जैसा लिखना चाहिए मुझे। यहां पर मैंने आपको ये लिख के दिखाया था, ठीक है, जैसे ही यहां पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है तो ये हो जाता है UCT इज इक्वल्स टू KP, ये T है तो ये भी T में चलेगा, है ना, ET। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि UC, अब सबको S में चेंज कर लेते हैं, UCS डिवाइडेड बाय ES इज इक्वल्स टू KP। मैंने ये इसलिए लिखा ताकि मैं आपको दोनों को कंपेयर करा के दिखा सकूं कि यहाँ पे एक्चुएटिंग सिग्नल और एरर सिग्नल का जो ट्रांसफर फंक्शन आ रहा था, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, यहाँ पर मैं मान करके चल रहा हूँ कि ये आउटपुट है, ये इनपुट है, उसका आंसर क्या आ रहा था, KP, मतलब मैंने प्रोपोर्शनल गेन लगाया था। ऐसे ही वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में UC डिवाइड बाय ES जो मैंने निकाला है वो है KP प्लस KDS। तो इसको देखते हैं किस तरीके से बनता है। इसको बनाने के लिए चलते हैं वापस से सिस्टम के अंदर। तो मैंने यहां पर लिया है एक आउटपुट, सॉरी इनपुट RS, यहां पर मैंने लिया एक समिंग पॉइंट दैट इज प्लस, दैट इज नेगेटिव, दिस इज दी प्रोपोर्शनल गेन KP। थोड़ा सा और मैं आगे बना लेता हूं ताकि हम अच्छे से इसे देख पाएं। यहां से एक सिग्नल निकला, जिस मैं बाद में सिग्नल को डिनोट करता हूं, ठीक है। एक ये मेरा प्रोपोर्शनल गेन यहां पर निकलेगा, और इसके साथ साथ ही मुझे क्या करना है, यहां पर एक डेरिवेटिव गेन और लगाना है, ठीक है। और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो यहां पर भी एक समिंग पॉइंट होने वाला है, ये पॉजिटिव, ये भी मेरा पॉजिटिव, और उसके बाद मेरा प्लांट का गेन आ जाएगा जो कि रहेगा GPS, और यहां पर निकलेगा आउटपुट। थोड़ा सा ये छोटा हो गया है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये आपका आउटपुट है, मतलब फीडबैक है, जिसको मैं बोलता हूं HS, जो कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम रहेगा। अब रिमेनिंग चीजें में जो चीजें यहाँ पर बची हैं वो बना देता हूँ। ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यस। ये आपका UC सबको S में बना देते हैं अपन, ठीक है। ये आपका एक्चुएटिंग सिग्नल है, यहाँ पर आया, ये आपका KP है, ये आपका है KD.S, दोनों प्लस में आएंगे, GP आएगा। अच्छा, GP जो है अपन सेकेंड ऑर्डर ही लेकर के चलेंगे, दैट इज ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस में ट्वाइस जीटा ओमेगा n S, एंड दैट इज HS। HS क्या है आपका, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इसको मैं 1 मान करके चलूंगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं KP और KDS को पहले प्लस कर दूंगा, तो मेरा यहां पर एक ही गेन हो जाएगा, ये हो जाएगा KP प्लस KDS, एक बॉक्स तो ये हो जाएगा, और उसके साथ कैस्केड के अंदर ये है आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो कि है GPS, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यहां से आउटपुट, ये है CS, और यहां से इस तरीके से समिंग पॉइंट पे यहां पर ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम लगा, और ये मेरा इनपुट आ गया, ठीक है। तो मैंने फटाक से यहां करके दिखा दिया है आपको, आप चाहें तो आराम से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। KP और KDS को अब मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ, तो क्या आंसर आने वाला है वो दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहां पर जो ओपन लूप गेन हो जाएगा GS, वो हो जाएगा KP प्लस KDS इंटू ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा n। ये मेरा GS है, ट्रांसफर फंक्शन नहीं है। ट्रांसफर फंक्शन तो यूनिटी फीडबैक सॉल्व करने के बाद आएगा। तो जब भी मैं यूनिटी फीडबैक को सॉल्व करूंगा तो GS अपॉन 1 प्लस GSHS और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का क्या तरीका होता है। आप पहले ये लिखेंगे, फिर प्लस में इसको कर देंगे अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो ये क्या हो जाने वाला है, इसको लिखिए S स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा n S प्लस KP, मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा n स्क्वायर को, है ना, KP ओमेगा n स्क्वायर प्लस KDS
ओमेगा एन स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। एस एस वाले एक साथ, स्क्वायर वाले अलग, सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया एस स्क्वायर, एस एस में क्या है, एक तो ये है 2 जीटा ओमेगा एन, और एक है आपका के डी ओमेगा एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड एंड के पी ओमेगा एन स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने जीटा निकाला था, यहां पर भी वैसे ही जीटा निकलेगा। जीटा इज इक्वल्स टू होता है बी अपॉन 2 अंडर रूट सी। इस बार जो मैं जीटा ले रहा हूं उसको जीटा डैश ले लेता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीटा ले जीटा डैश ले, एक जीटा डैश होगा तो दूसरा जीटा ही होगा, ठीक है। बी क्या चीज होती है, बी वो चीज होती है जो एस के साथ मल्टीप्लाइड है, ये आपका एस के साथ मल्टीप्लाई है, 2 जीटा ओमेगा एन प्लस के डी ओमेगा एन स्क्वायर। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 जीटा ओमेगा एन प्लस के डी ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट सी, अंडर रूट ऑफ सी। व्हाट इज सी? सी इज दिस केपी ओमेगा एन स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा केपी ओमेगा एन स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन कॉमन ले रहा हूं बाहर की तरफ, है ना, जीटा प्लस के डी ओमेगा एन, और इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यहां पर ओमेगा एन कॉमन लिया था, ठीक है। 2 यहां पर भी है और अंडर रूट के पी यहां पर भी है एंड ओमेगा एन यहां पर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा ओमेगा एन, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ओमेगा एन से ओमेगा एन मेरा यहां पर कैंसिल आउट हो जाता है। तो मुझे देखने को मिलता है कि जीटा डैश इज इक्वल्स टू है 2 जीटा प्लस के डी अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ के पी, ठीक है। यहां पर आप सारी चीजें जानते हैं, के डी क्या है, डेरिवेटिव गेन है, केपी क्या है, प्रोपोर्शनल गेन है, जीटा क्या है, ये आपका डैम्पिंग रेशियो है, जीटा डैश जो आप नया निकाल रहे हैं वो है। इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूं ताकि मैं समझ सकूं कि मैं किस तरीके से इसे लिखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 2 और रूट केपी से क्या करता हूं, दोनों के अंदर मतलब रूट केपी तो बाहर ले लेता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, जीटा को मुझे अकेला चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं वापस लिखने वाला हूं, जीटा डैश इज इक्वल्स टू 2 जीटा, यहां लिख देता हूं, जीटा डैश इज इक्वल्स टू 2 जीटा प्लस के पी प्लस के डी अपॉन 2 रूट के पी, 2 अंडर रूट के पी। मैं क्या करता हूं, अंडर रूट के पी को तो बाहर ले लेता हूं, ठीक है। ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा जीटा प्लस के डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट ऑफ के पी, दैट इज योर जीटा डैश। तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा डैम्पिंग रेशो था, न्यू डैम्पिंग रेशो, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, आपका केपी मतलब केपी तो आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, और जो डेरिवेटिव कंट्रोलर है वो आ रहा है प्रोपोर्शनल में। तो अगर आप चाहें किसी सिस्टम को बढ़ाना तो केडी को बढ़ा दीजिए क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है, किसी को आप घटाना चाहें तो केपी को बढ़ा दीजिए क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूं कि ये सिस्टम कहां यूज होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं सिस्टम कहां यूज होता है, इसकी एप्लीकेशन एडवांटेजेस क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, तो चलिए इसके समझते हैं कि ये कहां यूज होता है। ओके, इट इज यूज वेयर नीड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिविएशन कॉज्ड बाय प्लांट लोड चेंजेस। जब भी मेरा प्लांट का लोड चेंज होता है उसके कारण क्या आता है, डिविएशन आता है, और उसको मुझे कम करना है, उस डिविएशन को मुझे कम करना है। सो नीड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविएशन कॉज्ड बाय प्लांट लोड चेंजेस। इससे पहले वाला प्रोपोर्शनल वाला तो मैंने आपको बोल ही दिया था कि रैपिड चेंज के लिए या प्लांट लोड के लिए ये जनरली आपको यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, पीडी प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव को यूज कर रहे हैं, तो उसमें जब भी आप प्लांट लोड में चेंज करेंगे तो कुछ डेविएशन आएगा, उस डेविएशन को कम करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड, मैक्सिमम ओवरशूट हैज टू बी डिक्रीज। ओवरशूट क्या होता है, लास्ट क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं। तो जो मेरा ओवरशूट होता है, ठीक है, किसी भी सिस्टम के ऊपर की तरफ जो ग्राफ जाता है उसको हम पीक ओवरशूट बोलते हैं, ठीक है। अंडरशूट जो बॉटम वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं। तो जो मेरा ओवरशूट है, जो मैक्सिमम ओवरशूट, ये वर्ड है मैक्सिमम ओवरशूट, है ना, इसको कम करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस सिस्टम को यूज करता हूं। सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव सिस्टम। नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या है इसकी, एडवांटेजेस हैं, डैम्पिंग रेशो आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। डैम्पिंग रेशो अगर मेरा इंक्रीज, क्योंकि केडी लग गया ना, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर किस में लग गया है, ऊपर की तरफ पार्ट में लग गया है। देखिए यहां देख सकते हैं ये केडी क्या है, ऊपर की तरफ पार्ट में लग गया है। तो अगर मेरा जीटा बढ़ता है इसकी वजह से, किसकी वजह से, आपका
डेरिवेटिव पीडी जो कंट्रोलर है उसकी वजह से, डेरिवेटिव की वजह से अगर मेरा जीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो मेरा पीक ओवरशूट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं वही सेम लास्ट क्लासेस के अंदर की परसेंटेज ओवरशूट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जीटा के। तो अगर जीटा की वैल्यू 0 है तो पीक ओवरशूट 100% होगा। जीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो पीक ओवरशूट मेरा क्या हो जाएगा, 0। जीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। क्रिटिकली डैम्ड और अनडैम्ड हम इस तरीके से इसे देखते हैं। इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो सेकंड है कि ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो मुझे अगर किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो मैं वहां पर प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर का यूज कर सकता हूं। थर्ड वन इज सिंस 0 इज एडेड राइज टाइम इज डिक्रीजेस। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ मेरा केडी ऐड हुआ है, देखिए यहां पर आइए, ये रहा केडी ऊपर की तरफ मेरा ऐड हुआ है। तो अगर ऊपर की तरफ ऐड हुआ है तो मैं बोल सकता हूं यहां पे मैंने 0 ऐड किया है, ठीक है। पोल एंड 0 का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अगर 0 मेरा ऐड हो गया तो जो मेरा राइज टाइम है TR वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। राइज टाइम आपको पता है किसी भी सिस्टम को राइज होने के लिए जब उसकी वैल्यू चलती है तो उसको उस मतलब वो जो समय ले रहा है राइज करने के लिए राइज टाइम कहलाता है। मैं आपको लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो 0 ऐड होता है, राइज टाइम कम हो जाता है। बैंडविड्थ एंड नॉइज सिग्नल इंक्रीज हो जाते हैं। आपके बैंडविड्थ और नॉइज सिग्नल क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ये रही आपकी एडवांटेजेस। चलते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्टडी स्टेट एरर इज अनचेंज्ड। यहां पर भी स्टडी स्टेट एरर आपका अनचेंज है, वहां आपने चेंज किया तो वहां पे ट्रांजिएंट चेंज नहीं हो रहा था। तो स्टडी स्टेट एरर इज अनचेंज्ड फॉर रैंप इनपुट, या तो ऐसा बोल सकते हैं, या फिर नो इफेक्ट ऑन स्टडी स्टेट एरर बाय वेरिंग केडी। तो अगर मैं केडी को वेरी भी कर दूं, प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, ज्यादा कर दूं या कम कर दूं, तो भी मेरा जो स्टडी स्टेट एरर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एंड प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैंने आपको समझा दिया प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या होता है, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल PI कंट्रोलर एंड PID प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटिव डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या होता है। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा सब में, वही डायग्राम बनाना है, वही उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कुछ हम वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज निकाल के समझेंगे कि क्या उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्या घट रही है, बैंडविड्थ पे क्या फर्क आ रहा है, नॉइज सिग्नल पे क्या फर्क आ रहा है, उसके आपके एरर के ऊपर क्या फर्क आ रहा है, स्टडी स्टेट एरर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ट्रांजिएंट की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो ऑल द स्पेसिफिकेशन comes under in those controllers, proportional PD proportional plus derivative, PI proportional plus integrative and PID proportional integrative derivative। तो 2 हमने आज पढ़ लिए, 2 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।